एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड्स दे रखे हैं, बायो एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें बायो का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब हम सभी जानते हैं कि लिविंग्स होते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि उनसे रिलेटेड है। अब इसमें हम करते क्या हैं, अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो माइक्रोब्स ही क्यों ना हो, जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब को इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी भी टेक्निक के साथ में, ताकि जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द हम ऑब्टेन कर सकें। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर एसोसिएटेड विद द टेक्निक्स टू ऑब्टेन डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो शुगर का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैनक्रियास प्रोड्यूस करेगा। अब हो सकता है किसी के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो गया हो, तो वो इंसुलिन की कमी होने की वजह से ही होता है। तब इंसुलिन क्यों नहीं है उस पर्टिकुलर बॉडी के पेशेंट में या उस पेशेंट की बॉडी के अंदर? अब इसमें रीज़न ये हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर पा रही हो। तो हम क्या करते हैं, पहले ही जो आर्टिफिशियल जो कैरेक्टर वगैरह होते हैं उनसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंसुलिन दूसरे पेशेंट के अंदर। लेकिन उससे पता है क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होने लग गए। तो इस वजह से अब हम किसी दूसरी टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो किसके अंदर आती है? वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। हम इसमें सबसे पहले कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो उसको करेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड भी जितनी चीज़ें होती है सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ये हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, आप किसी प्लांट को डिसीज़ से रेजिस्टेंस कराना चाह रहे हो, तो आप डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट को भी ऑब्टेन करवा सकते हो। अब आपने कोई सर्विसेज ऑब्टेन करवाई है, कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाई है, तो ये सब क्या है, जितनी भी एप्लीकेशन है ये सब किसकी हैं? बायोटेक्नोलॉजी की हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑब्टेन करते हैं। सो बेसिकली यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको बोला जाता है EFB। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बायोटेक का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बताई। अब इन्होंने क्या डिफाइन करा, ये कहना चाहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनालॉगस टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो किन किन चीज़ों से इंटीग्रेट किया गया है? तो वो आपकी नेचुरल साइंस हो गई, ऑर्गेनिजम्स हो गए, सेल्स हो गए, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालॉगस के पार्ट्स हो गए जिसको हमने किसे कैसे ऑब्टेन किया, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो गए। तो हम किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यानी कि माइक्रोब्स को इंटीग्रेट करा। मॉलिक्यूलर एनालॉगस मीन्स DNA एंड RNA को इंटीग्रेट किया है नेचुरल साइंस के साथ, मीन्स टेक्नोलॉजीज के साथ में। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है कि EFB का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होना चाहिए यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और पूछ लेंगे कि उन्होंने क्या डिफाइन किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने किस किस के साथ में कैसे इंटीग्रेट करवाया था अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए। अब किन किन फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेनली बायोटेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। या बोल सकते हो कि इन दोनों फील्ड्स जो है ये उस पर बेस्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सेकेंड है आपको वो कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सेकंड क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीन्स, DNA, RNA, उनका मॉलिक्यूलर एनालॉगस, उनको ऑल्टर करना। और जब आप उनके DNA और RNA को ऑल्टर करते हो, आप उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डालते हो, तो क्या होगा? तो जो चेंजेस आपने DNA और RNA में किए हैं वो आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के जो चेंजेस जो हैं वो आपको उसके फिनोटाइप में भी दिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको इंसुलिन के बारे में बताया था कि आपने किसी फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस करवाया है किसी की बॉडी में, तो वो जो DNA जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो वो उस DNA के अंदर चली जाएगी और उस DNA को प्रोड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से उसका जो फिनोटाइप है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? ऑल्टर किया जाता है किसको? DNA और RNA को, एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल, इट लीड्स टू द फेनोटाइपिक चेंजेस। या आप ये भी लिख सकते हो, इट लीड्स टू बी फिनोटाइपिक चेंजेस। इससे क्या होते हैं? फिनोटाइपिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करी, जिसमें हम किसी भी DNA RNA को ऑल्टर करते हैं ताकि हम उसको होस्ट सेल के अंदर डाल सकें, और जैसे ही आप उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा। नाउ सेकेंड इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग।
देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना चाहते हो तो आपके पास में लार्ज वेसल्स का होना ज़रूरी है, कंटेनर्स का होना ज़रूरी है, और आप उन्हीं डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को या रॉ मटेरियल्स को रखोगे जो आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे। अगर आपको एक बियर बनानी है तो आपने ईस्ट के बारे में सुना है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जो कि फर्मेंटेशन करवाती है किसको, फ्रूट्स वगैरह को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, रॉ मटेरियल फिल है। अब यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है इसको प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट करेगा। अब मान लीजिए आपको बियर बनानी, तो उसमें कौन कन्वर्ट करेगा, ईस्ट कन्वर्ट करेगा। तो ये ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ये एक ऐसा ईस्ट है, ऐसी फंगस है जो ब्रेड और बियर को बनाती है, या बोल सकते हो फर्मेंटेट करती है। तो अगर मैं इस कंटेनर में ईस्ट के साथ साथ किसी बैक्टीरिया को भी डाल दूँ तो क्या बैक्टीरिया इसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट की, आप कोई भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हो सकता है, अगर आप उसकी फॉर्मेशन करना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने वाले ही पैथोजन को, सॉरी पैथोजन नहीं बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप अपने डिज़ायरेबल कंटेनर में ग्रो करवाओगे। तो जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है वो ये बताती है कि कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट में ही रखना है उस सब्सटेंस को जिससे आप अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट। तो हमें कैसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री। किसके लिए, अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे डीएनए और आरएनए को ऑल्टर किया जाता है और अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स जो होती हैं, तो जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स थी उसमें हम क्या कर रहे थे, अपने डिज़ायरेबल प्लांट को ऑब्टेन कर रहे थे। कैसे, उनकी सेल्फिंग या फिर उनकी क्रॉसिंग करवा के। जैसे कि उसमें आपने क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि मान लो दो प्लांट से ए और बी, अब इसमें आपको दो फीचर चाहिए, एक इसका फीचर चाहिए और एक इसका फीचर चाहिए। आपने क्या करा, इन दोनों के अंदर सेल्फिंग करवाई, तो जो रिजल्ट आया उसमें वो दोनों ही फीचर्स आ गए जो कि आप चाहते थे। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग से आपके डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ऐसे भी फीचर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं विच वर नॉट रिक्वायर्ड, जिनकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब इस प्रॉब्लम को या इस दिक्कत को ओवरकम कैसे किया जाए, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेशन क्या है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब भी नॉन पेरेंटल डीएनए है फॉर्मेशन होती है, वो होता है रिकॉम्बिनेशन। मतलब ये मेरे पास में एक डीएनए था और ये मेरे पास में दूसरा डीएनए है। अब मैंने क्या करा कि अपने डिज़ायरेबल डीएनए को कट करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो क्या अब ये पहले जैसा बच्चा है क्या, नहीं, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है। क्यों, क्योंकि आपने इसके अंदर कोई एक और डीएनए का सीक्वेंस जोड़ दिया है, तो ये एक नए तरीके का डीएनए बन चुका है। तो इसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन इतने आसान तरीके से नहीं बनता ये, कि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बताया है। आपको इसको डिटेल में पढ़ना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे काम करती है और कैसे हम किसी भी डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक दो चीज़ें याद करनी है, समझना है। तो देखो, सबसे पहला आता है ORI, फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर आता है डीएनए लाइगेज। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो, हमको पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके पास में फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस ग्रुप है। और डीएनए क्या है, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, DSDNA। DS का मतलब है डबल स्टैंडर्ड। और सेकंड चीज़ क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज होता है वो, क्योंकि उसके पास फॉस्फोरस ग्रुप होता है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज है, वो कैसा होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब आपको पता है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ATGC, ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। फिर इसके बाद में कुछ भी हो सकता है, GCCAT, कुछ भी। और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे A हमेशा T के साथ होता है, T हमेशा A के साथ, G C के साथ, C G के साथ, इस तरीके से। तो ये कुछ सीक्वेंस है जो हमने देखे हैं। अब आपके पास में डीएनए का सैंपल है, और जो डीएनए के अंदर जो सैंपल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर इतने लंबे डीएनए के साथ में आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो वो ईजी नहीं हो पाता है। तो आप क्या करते हो कि उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करके कट करते हो। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। इनका काम ये है कि डीएनए यानी कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, उसको एक स्पेसिफिक जगह पर कट करना। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर से कट करते हैं।
अब यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो दो तरीके हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सो न्यूक्लियस। एंडो का मतलब क्या होता है, यानी कि अंदर, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो डीएनए को अंदर से कट करेंगे। अब जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है तो वो इसको यहाँ अंदर से कट करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ अंदर से कट करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, विद इन द डीएनए। लेकिन जो एंड्स पर कट लगाते हैं वो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो एंड्स पर जो डीएनए के एंड्स पर जो कट लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो हमने दो तरीके के देखे, लेकिन जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसका नेम था HindII। इसको हम एक्चुअली में ये बोलेंगे फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस। जो पहला एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सा है, HindII है। यहाँ पर हम एक्सो की बात नहीं कर रहे हैं। ये 6 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को हिट करेगा और उसके बाद किसी डीएनए के अंदर कट लगाएगा। अब यहाँ पर 6 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से हमारा क्या मतलब है, तो जितने भी एंजाइम से आप यहाँ पे बार बार रेस्ट्रिक्शन वर्ड यूज़ मतलब कर रहे हो या सुन रहे हो, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वो लिमिटेड है, वो एक सीमित है एक स्पेसिफिक जगह तक। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कट लगा दिया अपनी मर्जी से। वो कुछ डिज़ायरेबल सीक्वेंसेस है, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, उन्हीं को रीड करके वो वहीं पर ही कट लगाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है इको RI के बारे में। इको R1 भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर ये जो मैंने नाम लिखे हैं इको R1, HindII, ये नाम कहाँ से आए, कैसे आए। बेसिकली जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से इनको बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, और बैक्टीरिया कौन से स्ट्रेन से ऑब्टेन किया जा रहा है, उसका साइंटिफिक नेम क्या था, कौन से नंबर पर किस एंजाइम को डिस्कवर किया जा रहा है, इसी आधार पर इसी के कारण इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आपने इकोलाई का नाम सुना होगा। इको आर फर्स्ट बैक्टीरिया को, तो ईश्वरिया यानी कि इकोलाई बैक्टीरिया, ई का हमने जो ई है वो कैपिटल लिया है यानी कि जीनस, और उसका जो सी यानी कि सी को हमने स्मॉल ले लिया जो कि क्या है उसकी स्पीशीज़, और आर का मतलब होता है रफ स्ट्रेन, जिसमें से इसको जिस डीएनए से निकाला गया था उसका स्ट्रेन क्या था, रफ। और फर्स्ट का मतलब ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो ये जो नॉमेनक्लेचर होता है ये किस पर बेस्ड है, उस बैक्टीरिया के ऊपर जिसमें से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब तक लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड। अभी तक 900 को हमने आइसोलेट कर दिया है, किससे, 230 स्ट्रेन से, स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। अब रिकॉग्निशन साइट का क्या मतलब होता है, रिकॉग्निशन साइट का मतलब होता है कि वो सीक्वेंस, वो जगह जहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाए। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है जैसे कि GAATTC। अब यहाँ पे जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसने क्या करा, इको R1 ने क्या करा कि एक स्पेसिफिक साइट को ढूंढा सबसे पहले, जैसे GAATTC, ये उसने कहा कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो अब ये ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, C का G, T का A, T का A का T, यहाँ पर भी सेम A का T और यहाँ पे G का C। तो अगर यहाँ पर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना। जब आप इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे, GAATTC। और अगर इसको भी आप 5 प्राइम से 3 की प्राइम की डायरेक्शन में पढ़ोगे तब भी ये क्या रहेगा, GAATTC। तो ये बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस जो सेम तरीके से पढ़े जाते हैं कि सीक्वेंसेस को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इसका एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है जिसका नाम है मलयालम, क्योंकि इसको आप लेफ़्ट से पढ़ोगे तो भी आप वही पढ़ोगे और राइट से पढ़ोगे तो भी आप वही पढ़ोगे। तो जिनको हम सेम रीड कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो अब जैसे इसने यहाँ पर जी के बीच में कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन साइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या है, डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करना। नाउ अब ORI का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस। मतलब डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी, उसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर आप किसी भी फॉरेन डीएनए को लाइगेट करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो किसी भी अपने डिज़ायरेबल डीएनए की फॉर्मेशन के लिए, तो कहाँ पर जोड़ोगे आप, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर। इसलिए क्योंकि जब आप होस्ट सेल के अंदर अपना डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऐसी ही जगह पर डालना सही रहेगा, फ़ायदा होगा जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ताकि आपका डिज़ायरेबल डीएनए बार बार रेप्लिकेट करता रहे और आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सको। सो एक प्रोसेस है जिसको क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डिज़ायरेबल जीन और डीएनए। मतलब किसी भी डिज़ायरेबल जीन या डीएनए की आप मल्टीपल कॉपीज़ को अगर ऑब्टेन करते हो तो उसका जो मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है, जहाँ पर कॉपीज़ बन रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग।
तो अभी हमने यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और डीएनए लाइगेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके फॉरेन डीएनए को आपके वेक्टर डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पर डीएनए लाइगेज का मतलब यही है कि आपके डिज़ायरेबल डीएनए को जोड़ना। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने जो पढ़े हैं वो आए कहाँ से, किसने डिस्कवर किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब 2 साइंटिस्ट है, कोहेन एंड बोयर। सो बेसिकली ये जो दोनों साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा था, एक बैक्टीरिया था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन होता है उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि कोहेन और बॉयल ने क्या किया था, रिकॉम्बिनेशन डीएनए की क्या करा था, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन की थी सबसे पहले। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम क्या था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड था, तो उन्होंने क्या किया, जो कोहेन एंड बॉयर ने जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो प्लाज्मिड है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। तो लाइगेट किसकी मदद से करवाया उन्होंने, डीएनए लाइगेज की मदद से, लेकिन कट किसकी मदद से करवाया उन्होंने, तो वो थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो एज अ रिजल्ट क्या फॉर्म हुआ, एक डीएनए फॉर्म हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में एक फॉरेन डीएनए है, अब हमारे पास में प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को वेक्टर भी कहा जाता है। वेक्टर वो होते हैं जो हमारे डिज़ायरेबल डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पहुँचाते हैं। जो प्लाज्मिड है वो डीएनए के पास में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। तो मान लीजिए कि मेरा फॉरेन डीएनए है, ये वो डीएनए है जिसकी मुझे ज़रूरत है, और ये है आपका प्लाज्मिड। तो आपने क्या किया, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करके अपने डिज़ायरेबल सीक्वेंस के डीएनए को कट करा। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके आपने अपने फॉरेन डीएनए को कट किया है, तो वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके आप प्लाज्मिड में भी कट लगाओगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो डीएनए वो इस तरीके से कुछ सेपरेट हो गया, ठीक है, और ये जो आपका प्लाज्मिड है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, अपने जीन को, यानी कि अपना जो डीएनए है उसको क्या करोगे, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दोगे। तो जैसे ही आपने अपने डीएनए को प्लाज्मिड के साथ में इंट्रोड्यूस करा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लोग इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करोगे एक होस्ट बैक्टीरिया में, ताकि ये वहाँ जाकर क्या करे, क्लोनिंग करें। तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। कौन, आपका डिज़ायरेबल डीएनए। जो डिज़ायरेबल डीएनए वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है, बैक्टीरिया के अंदर, और जैसे ये होस्ट बैक्टीरिया के अंदर जाएगा क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, और आपका जो डिज़ायरेबल जीन है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर मॉलिक्यूलर सीजर्स की डिस्कवरी अगर नहीं हुई होती, तो ये जो प्रोसेस आज अगर हम जो परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये हम नहीं कर पाते। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया से, अब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कौन करता है, बैक्टीरियोफेजिस। तो जो बैक्टीरिया है वो कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट कर देता है जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ ही नहीं होने दे रहा था बैक्टीरिया के अंदर। मतलब बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जब वो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने गया तो वो मर गया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया ने कुछ ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज किया था जो कि बैक्टीरियोफेजिस की ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। एंड दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स एंजाइम्स, क्योंकि वो सीजर्स एक स्पेसिफिक साइट पर कट लगाते हैं और वायरस की ग्रोथ को रोक देते हैं। सो यहाँ पर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है।